हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यू ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो लेट स्टार्ट दैट। बड़े सिंपल सिंपल शुरू करेंगे हम। तो फर्स्ट वन, द यूनिट ऑफ चार्ज इज़। तो बताइए चार्ज का यूनिट क्या होता है? एम्पियर है, कूलम है, फैरेड है या वोल्ट है? तो ज़्यादा बच्चे जल्दी से आंसर दे देते हैं भी हाँ, चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। सो राइट ऑप्शन इज़ कूलम। वैसे पता बाकी क्या आता है? एम्पियर किसका है? एम्पियर इज़ फॉर करंट। और फैरेड किसका आएगा? कैपेसिटी के लिए। वोल्ट किसके लिए आता है? पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। सो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आपको ख्याल रखना, आराम से देखना क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर। हमेशा इंटरसेक्ट करती हैं, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी नहीं करती। सम टाइम्स इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी कभी कर लेती हैं, या आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। अब जिन बच्चों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की, दे नो दैट दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। रीज़न क्या है इसका? बिकॉज टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो अगर इंटरसेक्ट कर जाएंगी, पढ़ा था ना, मैंने ऐसे डिस्कस किया था उस बार, मान लो ऐसे दो लाइन से इंटरसेक्ट कर गई, तो एक इस पर हमारे पास आ जाएगी टेंजेंट, एक टेंजेंट इस तरफ बन सकती है हमारे लिए। सो एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात पॉसिबल नहीं है। तो इसके कारण दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ऑप्शन बी इज राइट हियर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, क्या यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड का? न्यूटन है, न्यूटन कूलम है, न्यूटन पर कूलम है या कूलम है? तो बच्चों को पता ना चाहिए फार्मूला क्या था हमारे लिए। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज पर कितनी फोर्स लग रही है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड। सो न्यूटन, इसका यूनिट क्या था? न्यूटन। इसका क्या है? कूलम। तो क्या गया? न्यूटन पर कूलम। सो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। वन कूलम इज द चार्ज विच व्हेन प्लेस्ड एट a distance of 1 meter in vacuum फ्रॉम एन इक्वल चार्ज exerts a force of। ये कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा? तो जब आपने डेफिनेशन की थी किसकी? कूलम की। कहाँ से की थी? फ्रॉम, किसका ला किया था हमने? फ्रॉम कूलम्स ला। तब आपने पढ़ा था इसके बारे में। देखो आप याद करके थोड़ा सा, क्या पढ़ा था उस समय हमने? वो याद आ रहा आपको? न्यूटन फर्स्ट ला, सॉरी न्यूटन नहीं, कूलम्स ला क्या था हमारे लिए? देखो कूलम का ला क्या कहता था हमें, याद आए तो बताना। तो क्या देखा आपने? तो उस तरफ हमने ऐसे कूलम का ला अगर लिख रहे हैं साथ में, क्या था? F1/4πε0 Q1 Q2/r²। क्या देखा? इसको 1 कर दिया था, इसको 1 कर दिया था, डिस्टेंस 1 ले लिया था, और इसकी वैल्यू कितनी? 9 × 10⁹। तो हमने देखा था अगर सबको 1 कर दिया जाए तो क्या होगा था हमारा? 1/4πε0, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1 का स्केयर ऐसे आ रहा था हमारे पास। तो क्या देखा था? इसकी वैल्यू 9 × 10⁹, तो 9 × 10⁹ न्यूटन। सो अगर एक कूलम चार्ज को, एक कूलम चार्ज से 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो कितनी फोर्स लगती है? 9 × 10⁹ न्यूटन। तो कौन सी ऑप्शन ठीक है? दिस वन इज राइट ऑप्शन। तो बच्चे ज़्यादातर देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी ज़्यादा फोर्स कैसे लग सकती है। सो आप देख लो, ऐसे हमने डिफाइन किया था कूलम को, वही डेफिनेशन से हमारा क्वेश्चन बन गया। कूलम्स फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है? आर के, या 1/r के, या 1/r² या r²। अगेन हमें कूलम का फार्मूला देखना पड़ेगा, तो यहीं पर हमने लिख दिया बाई चांस। क्या देखा आपने? r² नीचे आ रहा है, तो कौन सी ऑप्शन ठीक है? सी इज राइट ऑप्शन। When the distance between two charges is halved, the force between them becomes dash। अब क्या होगा? कहता है आपने डिस्टेंस को आधा कर दिया, फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो अभी आपने क्या देखा, यहीं पर डिस्कस किया, अभी क्वेश्चन साथ में ही आ रहे थे हमारे।
फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ऐसी बात हो रही है हमारे पास आ रहा। अब आर को आपने आर बाई 2 कर दिया, जो नया आर आया हमारे पास वो कितना हो गया, मान लो ये हमारे पास F1 था, ये को नया F2 आ रहा है, तो इसमें क्या डिस्टेंस कितना R/2, तो क्या देखा आपने R/2, तो 2 ऊपर चला गया, 2 का स्क्वायर, नीचे R का स्क्वायर आ गया, तो क्या आ गया 4/R², ऐसे मतलब अब बनता रिलेशन हमारा। सो F2 इज प्रोपोर्शनल टू 4/R², तो क्या देखा डिस्टेंस हाफ होने के कारण क्या हो जाएगा, जो फोर्स है वो 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इनवर्स स्केयर लॉ बे हो रहा है, तो स्केयर के हिसाब से जाएगी आपकी फोर्स, उस तरह से बढ़ेगी। तो क्या आपने देखा, इट विल बिकम 4 टाइम्स। समझ आ गई ना। चाहे ये फार्मूला देख लो आप, आर स्केयर नीचे है, बाकी किसी को हम चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ डिस्टेंस को हमने हाफ कर दिया, तो हाफ करने के कारण क्या होगा, स्केयर है तो ऊपर जाकर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा और इट विल बिकम 4 टाइम्स। नेक्स्ट, there are two charges, 1 coulomb and 5 coulomb, both are positive charges. The ratio of forces acting on them will be, तो जो फोर्स उन पर एक्ट करेगी उन पर कौन सी फोर्स लगेगी, उसकी रेशियो कौन सी होगी, सोचो आप जरा। एक तरफ है 1 कूलम, एक तरफ 5 कूलम, 1:5 होगी, या 5:1 होगी, या 1:1, या 1:25। सोचो, तो डरने की बात बिल्कुल नहीं, हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा था, याद आया। ये चार्ज Q1 है, मान लो ये Q2 है, जितनी फोर्स इस पर लग रही है हमारे पास, फोर्स ऑन F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दिस इज फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज Q1 ऑन चार्ज Q2, और इस पर कितनी फोर्स लग रही है, मान लो दोनों चार्ज प्लस के भी आ रहे हैं, F12। तो क्या पढ़ा था, दीज फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो दोनों फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, तो दोनों फोर्सेस इक्वल, इनकी रेशियो क्या होगी 1/1। तो डरना बिल्कुल नहीं, वो आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो आपने कहना हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, तो चाहे चार्ज बड़ा है चाहे छोटा है, दे विल एक्सर्ट सेम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर, तो रेशियो 1:1 रेशियो आ जाता है इसमें। नेक्स्ट, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर, अब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इट मीन्स आप किसी भी तरफ जाओ ना फील्ड बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, तो ये कौन सा बात आती है हमारे पास, यूनिफॉर्म के केस मैंने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक ऑफ लाइन्स ऑफ पैरेलल टू ईच अदर, तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आ गया, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज हॉलोस्फीयर इज, अब हॉलोस्फीयर के केस आपने किया था, उसमें हमने पढ़ा था ऐसे कि हॉलोस्फीयर है, बस उसके जो सरफेस पर ही है चार्ज है हमारे पास, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज मैंने दे दिया, नेगेटिव भी हो सकता था, अंदर बॉडी में नहीं है, तो आप लगाते थे गॉस लॉ और अपने फाइंड किया था इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है, हॉलो के केस में आता है, कई बार वो सॉलिड के केस में आता है, तो आपने देख लेना क्वेश्चन में कौन सा उन्होंने क्वेश्चन पुटअप किया है। तो दिस वाज आल्सो वेरी सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन 2 चार्जेस आर प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r, द रेशियो ऑफ फोर्सेस बिटवीन देम इन मीडियम टू दैट ऑफ एयर इज दिस मच। तो कहला पहले तो आपने फोर्स निकाल ली मीडियम में, फिर निकाली एयर में, दोनों फोर्सेस में क्या रेशो होगी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों फोर्सेस में क्या रेशो होगी। तो आपने क्या पढ़ा था, देखो आप ज़रा सोचो इसके बारे में। जहाँ तक मैं ग्राफ पेज लेकर आता हूँ आपके लिए, मान लो ग्राफ पेज मुझे मिल गया, तो एक तरफ क्या कह रहा है हमारे पास, एक तो मीडियम की बात आ रही है, यहाँ मान लो हमारे पास को मीडियम है, दूसरी तरफ क्या हमारे पास एयर है, तो क्या फोर्स आ रही है सर, 1/,
1/4πε0, अब साइलन आर यहाँ पर आता था ना मीडियम की तरफ, Q1 Q2/r²। इस तरफ देखा जाए तो दूसरी साइड में एयर की तरफ तो 1/4πε0, हम अब साइलन आर को 1 ही मानते हैं नियरली टू वैक्यूम, तो Q1 Q2/r²। तो ये फोर्स है मीडियम की, ये फोर्स है एयर की। आप दोनों की रेशो फाइंड करनी, F_m/F_r आप करके देखोगे FA, तो क्या आपने देखा, क्या रहा, ये तो कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा आपस में, Q1 Q2/r²। अब ऊपर क्या आपने रखा, दिस मच, ये आ गया 1/4πε0 ये आना था डिवाइड करके, रिवर्स कर गया 4πε0। तो क्या देखा हमारे पास 1/r रह गया। तो कौन सी रेशो बनती है, तो आप देखते हो दिस इज रेशो 1/r। तो क्या ये फोर्स है, अगर ऐसा देखोगे आप, Fm रेशो FA 1/r। इसको दूसरे तरीके से देखना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, तो क्या फाइंड करोगे आप, ऐसे भी आप देख सकते हो, FA = εr/Fm। तो फोर्स जो है वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एनी मीडियम। तो ये बात आप वैसे मन में रख लो तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन सी बात होने वाली है, 1/r। पहले देख लो किस तरफ है, मीडियम पहले है एयर बाद में, कई बार एयर पहले दिया होता मीडियम बाद में दिया होता, तो जिस तरफ एयर है उस तरफ ज़्यादा हमारी फोर्स आ रही है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं हम, फोर्स ऑन 5 कूलम चार्ज, किस पर बता रहा है, ये जो 5 कूलम चार्ज हमारे पास है इस पर फोर्स कितनी लग रही है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज 10 न्यूटन। तो आपने क्या फाइंड करना है, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड इज 50 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, जहाँ 10/2 करके 2 न्यूटन पर कूलम है, जहाँ दोनों को ऐड कर दे 50 न्यूटन पर कूलम है, जहाँ दोनों को माइनस करके 5 न्यूटन पर कूलम आता है। तो क्या पढ़ा अभी आपने, रिलेशन चेक किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारे पास, F/Q। तो फोर्स कितनी लग रही हमारे पास, 10 न्यूटन, और चार्ज कितना है 5, तो आंसर कितना आ रहा है 2 न्यूटन पर कूलम। व्हाट इज द राइट ऑप्शन हियर, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर है, या कभी कभी स्केलर वेक्टर दोनों है या दोनों ही नहीं है। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है ना, आपने पढ़ा, क्योंकि ज़्यादातर हम मैग्नीट्यूड में बात करते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। आए आज हम ऐसे लिखते थे, Q_F ऐसे लिख दिया था, या 1/4πε0 Q/r² और r जो कैप था ये वेक्टर शो कर रहा था। तो क्या इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, सो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, ये भी आसान क्वेश्चन है पर उनके लिए जिन्होंने पढ़ा होगा, तो आपको याद आएगा, हाँ कैपेसिटेंस का वोल्ट किसका होता है, वो तो पोटेंशियल डिफरेंस का होता है, जूल किसका आता है, एनर्जी का, कूलम किसका होता है, चार्ज का, तो फैरड है। तो फैरड, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन। अब ये बात कैसी आ गई, देखो आप क्या करते थे, क्या रिलेशन आता इसका, कौन सा ठीक इनमें से, देखो आप सी क्या पढ़ा था आपने, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटी, तो याद आया, इट इज द रेशियो ऑफ द चार्ज ऑन द बॉडी टू द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड। तो क्या हमने देखा था, तो सी आता था Q/V, ये डेफिनेशन थी कैपेसिटी की, हमने ऐसी डिस्कस की थी। तो इसमें से कौन सा रिलेशन बनता है, तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो QCV, एक तो ये रिलेशन है, और देखो है कोई ऐसा, देखो कौन सा रिलेशन में आ रहा है,
ये रिलेशन लगता है कुछ ऐसा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर दे, सी को वी की जगह चल गए, वी सी की जगह चला जाए, तो इसको देखो आप करके, वी क्यू अपॉन सी, वही बात आ गई ना, क्यू इज इक्वल टू सी वी, क्यू इज इक्वल टू सी वी आना था इससे भी, तो दिस ए इज राइट ऑप्शन। तो जिन्होंने फार्मूला देखा होगा अच्छे से, वो थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो कर लेंगे आसानी से। नेक्स्ट, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया प्लेट्स। जानते ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा आता था, दो उसमें हमारे पास क्या लगी होती हैं, दो प्लेट्स लगी हैं, दोनों में थोड़ा डिस्टेंस है, उस गैप में चाहे तो डायलैक्ट्रिक कोई बड़ा है हमने, जहाँ नहीं बड़ा इन एवरी केस, उसके बारे में बताओ आप। हाँ जी, देखो आया यार रिलेशन। तो कैपेसिटी कैसी पड़ी थी हमने, पैरेलल प्लेट कैपेसिटी ऐसा था, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इसका एरिया ए हमने मान लिया, दोनों में डिस्टेंस कितना था, डी हमने ले लिया था, तो क्या आता था, अब साइलन नॉट, अब साइलन आर ए अपॉन डी। अगर इसमें से हमने यहाँ फिल कर दिया अब साइलन आर का डायलैक्ट्रिक, तो ऐसा था। अगर वैक्यूम है या एयर है तो अब साइलन आर नहीं आना था। फॉर द टाइम बिंग आवर क्या क्वेश्चन है, कहता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया प्लेट्स, तो ये बात पहले ठीक हो गई, पहले तो ठीक लग रही है हमें। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, दोनों के डिस्टेंस पे प्रोपोर्शनल है, नहीं जी डिस्टेंस तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो सेकंड वाला गलत हो गया। थर्ड चेक करके देखें, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया प्लेट्स, ये बात गलत होगी। इंडिपेंडेंट ऑफ डायलैक्ट्रिक मीडियम, नहीं इंडिपेंडेंट नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द डायलैक्ट्रिक मीडियम, सो द ओनली ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन, कैपेसिटेंस इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट्स, तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डिमेंशनलेस क्वांटिटी, नथिंग कैन बी सेड। तभी आपने क्या पढ़ा था, ये बात आपने पढ़ ली थी कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। उससे आगे हमारे पास आ गया था इलेक्ट्रिक फील्ड, वहीं पर चल के आ गया था, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर हम आके फंस जाते थे ना। इन दोनों में रिलेशन है, क्या रिलेशन था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। व्हाट अबाउट वी, वी क्या था, करो डेफिनेशन याद, इट इज़ द वर्क डन, क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, तो इट इज डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो वर्क क्या होता है, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज भी स्केलर है, दोनों के डिवीजन क्या बार बार स्केलर है। तो ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भी एफ ई और वी सभी वेक्टर है, नहीं, वी बीइंग वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। सो जो क्वेश्चन हम करते हैं MCQ, ऐसे उनको रट्टे नहीं लगाना होता, इसके साथ साथ हमने जो थ्योरी है वो भी रिवाइज हो जाती सारी हमारी। नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, अब पोटेंशियल की बात आ गई, अब तो डिस्कशन काफ़ी होगी, बच्चे आसानी से समझ आएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर ने कहा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, बट नहीं, हमें क्या पता है, इसका नाम हमने क्या रखा, वोल्ट। बड़ा आसान क्वेश्चन, तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज एट ए पॉइंट सिचुएटेड एट इन्फिनिटी इज, अब चार्ज पड़ा एक जगह पर और पोटेंशियल हमने फाइंड करना है जहाँ पर इन्फिनिटी है, तो कौन सा है, इनफाइनट आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, या डी आएगा -1। अब बात आ गई, हमें पता है व्हाट इज़ फार्मूला पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो आया याद, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अगर वैक्यूम की बात करें तो क्या हुआ, अपॉन क्या आता हमारे पास, आर, ऐसा रिलेशन था। तो क्या हमने देखा, चार्ज भी है, ये भी वैल्यू हमारे पास है, तो वी कैसे होगा, एज आर अप्रोचेस इन्फिनिटी, जैसे जैसे दूर जाएगा वी अप्रोचेस 0, सो इन्फिनिटी पर क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा, तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर कौन सा आना था, 19, तो मैं साथ ही ले गया, ये 19 है। द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटी इज डबल्ड,
इट्स कैपेसिटेंस विल बी हाफ्ड, आधी रह जाएगी, डबल हो जाएगी, क्वाड्रपल्ड 4 टाइम्स हो जाएगी, या अनचेंज रहेगी, ये बात बताओ आप। तो आप अभी देखो क्या रिलेशन हमने डिस्कस किया था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, ऐसा किया ना। तो क्या आप देख रहे हो, बाकी सी इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी, इन्हीं की बात हो रही दोनों की। तो क्या हमने देखा, अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो क्या होगा हमारे लिए, अगर ये 2D हो जाएगा, तो अगर ये इसको हम सी नॉट मान लें और दूसरा हम लेकर आए सी, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो गया 2D। तो ये क्या होना था हमारे लिए, इट मीन्स ये किसकी तरफ जा रहा हमारा, C0/2 एक एक्स्ट्रा आना था हमारे पास, तो हाफ्ड, वो भी उतना ही है ना। ये डबल होगा तो हाफ होगा, बिकॉज दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यहाँ से आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो ना। 2 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 माइक्रोफैरड एंड, अच्छा दोनों 9 माइक्रोफैक्टर है, आर ज्वाइंड इन पैरेलल, द नेट कैपेसिटेंस इज, अब ये बात कैसी आ गई, 2 कैपेसिटर्स हैं, लगाए हमने पैरेलल में हैं, करो याद कैसा आता था, तब मैंने बताया था ना कि एक तरफ है रेजिस्टेंस की बात होती, ऐसे याद करना आसान था बच्चों को, R1 है R2 सीरीज में लगे हैं, इनकी रेजिस्टेंस ऐसी आती है R1 और R2, और जब ये पैरेलल में लगी होती हैं, आपके क्वेश्चन कहाँ पर ले गए, मैंने तब दोनों बात बताई थी आपको, R1 R2 इनका क्या रिलेशन आता था, 1/R1 1/R2, जो 1 पैरेलल आती थी ना। अब कोई एक रिलेशन, अगर आपने ऐसा याद किया तो आपको कैपेसिटर का याद आएगा, कैपेसिटर का उल्टा हो जाता हमारे पास, अगर तो सीरीज में लगे हैं तो रिलेशन क्या आता है, CS 1/C1 1/C2, और अगर वो पैरेलल में लगे हैं तो उसमें ये आसान हो जाता हमारे लिए, CP इसके लिए C1 + C2 है। तो अगर एक सेट आप याद कर लो कैपेसिटेंस वाला, तो आपको रेजिस्टेंस वाला याद करना आसान हो जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में। अगर ये याद है तो इसके उल्ट चल जाना यहाँ पर, तो क्या आप ये दोनों पैरेलल में लगे हैं तो डायरेक्ट हो जाएगा, इनकी कैपेसिटी ऐड हो जाएगी, तो आसान आंसर 18 कूलम आ जाएगा हमारा। 2 कैपेसिटर्स ऑफ ईच कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड सीरीज, आप बताओ कितनी होगी। तो साथ ही क्वेश्चन आ गया, 2 कैपेसिटर्स हैं, दोनों सीरीज में लगे हैं, तो सीरीज में ऐसा रिलेशन आता था C1 दिस। तो अभी इसको सॉल्व करके हम देखते हैं, नेक्स्ट पेपर करते हैं। क्या रिलेशन हमने देखा सीरीज का, 1/CS 1/C1 1/C1, दोनों सी है हमारे, ये भी सी, तो कितना आ गया 1/CS 2/C। हमें क्या चाहिए, नेट कैपेसिटी सीरीज के, तो इन्वर्स कर दे C/2, तो कौन सी ऑप्शन बनती है हमारी, C/2। तो कैपेसिटेंस जो कम हो जाती है इन सीरीज, और पैरेलल में कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। नेक्स्ट, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक इज 36 माइक्रोफैरेड। ये सिंबल किसका, माइक्रो का याद आया, वैल्यू कितनी थी 10⁻⁶, एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक इट इज 6 माइक्रोफैरेड। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल बी, तो आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करना कितना है, इसके लिए आपको रिलेशन याद चाहिए। कौन सा रिलेशन था, पहले मान लो हमने किया डाइलेक्ट्रिक के बगैर, तो इसे C0 मान लेते हैं हम, कितना था हमारा ε0 A/D, है वही कैपेसिटर। अब इसमें हमने क्या इंसर्ट कर दिया, क्या इंसर्ट कर दिया, ये कितना कह रहा है हमारे पास, ये कह रहा है 6 माइक्रोफैरड है विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अब इसमें आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया यहाँ पर, अब कैपेसिटेंस कितनी बढ़ गई इसकी से, इसे C लिखते हैं हमें ना, ε0 R A/D। अब कितना आ गया हमारे पास, कहता भैया ये तो 36 माइक्रोफैरड है ना जी। तो आप क्या करोगे, अब इसको दोनों की रेशियो फाइंड कर लो, C/C0 क्या आएगा हमारे पास, C को ऊपर आ लो, ε0 R A/D
ये नीचे तो रिवर्स हो जाएगा, डी एप्सिलॉन नॉट ए आ जाना था। तो क्या देखा आपने, कौन कौन सा कैंसिल हो गया इसमें से? एप्सिलॉन चला जाएगा, डी कैंसिल आउट हो गया, ए कैंसिल आउट हो गया। तो क्या देखा आपने, दिस सी अपॉन सी नॉट इज एप्सिलॉन आर। सो एप्सिलॉन आर क्या आ गया हमारे पास, सी अपॉन सी नॉट। तो सी कितना हमारा, कैपेसिटी विद कैपेसिटर ओ डाइलेक्ट्रिक 36 माइक्रोफैरड है। ये कितनी है, 6। दोनों को यूनिट देख लेना, यूनिट दोनों के माइक्रोफैरड है। तो ठीक है, तो कितना आंसर आ रहा है हमारा, 6। तो कौन सी ऑप्शन ठीक है हमारे लिए, दिस वन इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। सो अगर हमें रिलेशन याद है तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम इज गिवन टू ए बॉडी। आप बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स, जब क्वेश्चन हमने एक बार डिस्कस किया था ना, 1 कूलम इज इक्वल टू डैश नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बड़े बच्चों को तो सीधा याद होगा, जिनको नहीं याद उन्हें थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। तो क्या पढ़ा था हमने, रिलेशन याद है जब हमने किया था, क्या किया था हमने, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बताया था ना, चार्ज ऑन ए बॉडी इज एन ई, ऐसा होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ गए, दिस मच। तभी चार्ज कितना दिया हमें, 1 कूलम। चार्ज ऑन दिस -19 होता है। तो इसे आप सॉल्व करना था आपने। ये कितना आ गया, 10/16 आ जाता था, ये 10/19 हो गया। ऊपर जाकर वैल्यू पॉजिटिव की 19 वाली। आप देखो, आप इसे चलो सॉल्व, इसे इस तरफ ले आओ थोड़ा सा, एक जीरो ले लो इसे, 10^18 रह गया हमारे पास। आप देखो ट्राई करके कौन सा पास आता है इसके। तो आप देखते हो ना, 6 से करो 96 आता। एक बार तो आपका यहाँ पर आ गया 6 आ गया, ये बात तो पक्की हो गई आपकी। ठीक है जी। फिर आपने क्या किया, नीचे फिर जो 4 आ गया बच गया था हमारे पास, तो 40 आ जाना था डेसिमल के बाद। तो 6 2 का 36, 2 भी आ जाना था। फिर 40 आ गया ना ऐसे, सो ऐसे सॉरी 32 आना था। फिर कितना आ गया, 80 आ गया। और 16 5 का 80। तो आप देखो करके 18 आ जाता। तो करके देखना तो भी ठीक, जिन्होंने पहले किया क्लास में तो जल्दी से टिक कर देंगे भाई, ये ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, 6.25 10^18। नेक्स्ट, फाइंड द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी व्हेन 10^6 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू इट। तो कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए उन्होंने, 10^6। वही बात आ गई जो बात आप अभी डिस्कस कर रहे थे। क्या कह रहा हमें, कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10^6। हमें क्या फाइंड करना है, चार्ज। तो क्या होता है चार्ज, एन ई, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बड़ा आसान काम। ये 10^6 है और इस पर कितना 1.6 याद है ना, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -19 कूलम। तो क्या होना था, 6 है, -19 + 6 तो कितने रहने, 13 है कहीं पर, माइनस वाला कि प्लस वाला। तो देख लो, प्लस माइनस, ये बात आ गई, सी पकड़ा गया ना। दिस -19 + 6 कितना आता, 13। तो मैं लिख दूँ -13 कूलम। तो बड़ा आसान था, ये भी हम कर सकते हैं। सो लेट अस मूव द नेक्स्ट वन। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अबाउट ए नेगेटिव पॉइंट चार्ज आर। अब वो कह रहा है जो नेगेटिव चार्ज है उस पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसी होती हैं। तो बताओ मुझे, पढ़ा आपने, याद है यहाँ नेगेटिव चार्ज होता था तो क्या आ रही थी, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट, दूर से आ रही हैं इन्फिनिटी से, दे आर स्ट्रेट कमिंग टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज। ऐसा तो पढ़ा था। अब इसे लिखना कैसे देख लेते हैं। सर्कुलर है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, ऐसा तो है नहीं हमारे पास, सर्कल तो ऐसा कोई बना नहीं हमारे पास। ठीक है ना, सर्कुलर वाली बात हो गई। रेडियली इनवर्ट या रेडियली आउटवर्ट, तो क्या पढ़ा, रेडियली जितना रेडियस होता हमारे पास,
रेडी अगर देखे आपने ऐसा रेडियस की तरह दूर से डायरेक्ट आ रही हैं, रेडियली इनवर्ड, क्या है इनवर्ड। तो कौन सी हमारे लिए, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो रेडियली आउटवर्ड करना था हमने, तो रेडियल इनवर्ड। नेक्स्ट ऑप्शन वही आ गई, इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स अबाउट ए पॉजिटिव चार्ज पूछा जाए तो सेम ऑप्शन रिपीट कर दिया हमने, तो उसमें क्या आना था रेडियली आउटवर्ड। जहाँ पर कौन सी ऑप्शन आनी थी, डी ऑप्शन। देखा ना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता तो ये एरोस बार को चले जाने थे, तो फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज टू द कहाँ पर जाना था, इन्फिनिटी तक हमने जाना था। नेक्स्ट आ गया परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज, ये कैसा क्वेश्चन है कि परमिटिविटी कैसी होती है, तो बताओ मुझे परमिटिविटी कैसे कहते थे हम। वैसे क्वेश्चन उन्होंने ठीक नहीं पूछा आपको, है ना, अब इसे पूछ लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या पढ़ा आपने, ये क्वेश्चन वैसे होना चाहिए रिलेटिव परमिटिविटी, तो अच्छा होना था। मैं कर दूं यहाँ पर, ऐसे सोचो, ये आसान क्वेश्चन मत। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज, तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है हमारे लिए, अब साइलेंट आर होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब इसमें क्या हमारे पास, अब वैक्यूम की बात करेंगे, अगर ये वैक्यूम की बात करें तो ये दोनों सेम होगी ना हमारे पास, तो आंसर क्या आना था, 1 आना था। तो इसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो ऐसे आंसर इसका अगर रिलेटिव परमिटिविटी करें तो 1 आना था। अगर आप परमिटिविटी की बात कर ही दिया आपने, सर ऐसा हो तो ऐसा ऐसे कभी पूछते, तो आपको पता है आपने क्या पढ़ा था, आप साइलेंट की वैल्यू क्या होती है 8.85 10⁻12 यूनिट्स, ऐसा कुछ आता था ना हमारे पास। तो ये क्या है लेस देन 1, तो तब हमने ऑप्शन सी करनी थी। ज़्यादातर क्वेश्चन वो ऐसे पूछते हैं रिलेटिव परमिटिविटी वाला, तो उसके कारण अगर 1 आना था, अगर रिलेटिव परमिटिविटी कर दो, नहीं तो फिर आपको वैल्यू याद होनी चाहिए थी इसकी, इतने यूनिट्स होते हैं, तो आपका आंसर इसके पास आना था लेस देन 1, तो सी ऑप्शन होनी थी। तो 27 हमने कर लिए, अब 28 आना चाहिए, अगर पेज आपस में नहीं जुड़े तो। 28 देखते हैं हम। एज वन पेनिट्रेट्स ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट, 0 एट ऑल पॉइंट्स। तो देखो कौन सी बात कर रहे हैं, है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो अभी आपने 3 बातें आपको समझाई गई थी जब हमने क्लास अटेंड की थी, तो कौन सी बातें थी वो करो याद। एक केस था हमारे पास ऐसे, हॉलो स्फीयर है, एक है सॉलिड, ये स्फीयर की हम बात कर रहे हैं, ये सर्कल नहीं है अभी। एक था हमारा कंडक्टिंग, एक है नॉन कंडक्टिंग। ये क्या होता है कंडक्टिंग, ठीक है, इसे लिख दूँ। ये कौन सा है नॉन कंडक्टिंग, आपकी याद के लिए। तो कंडक्टिंग के केस में क्या होता था, अगर 104 दो तो चार्ज इसके अंदर, इसके पहले देख लो, इसे मान लो मैंने 4 दे दिया, तो ये तो आसान था। इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड इट इज़ 0, यहाँ पर मैक्सिमम होता है, और इसके आगे आगे एज वी मूव अवे इट गोस ऑन डिक्रीजिंग। तो हमने वो रिलेशन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, 1/r² का रिलेशन फॉलो करता था। अब सॉलिड के केस में, कंडक्टिंग के केस में यही हो, बिल्कुल सेम केस था ये, कंडक्टिंग ले लो सॉलिड, तो जब किसी कंडक्टिंग सॉलिड को हमने लिया तो उसका चार्ज अंदर स्टे नहीं करता, चार्ज डज नॉट स्टे इन साइड ए कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के अंदर चार्ज नहीं, तो सारा चार्ज सरफेस पर आ जाता, तो केस यहीं बनना था। अब ये अलग सा केस ये आता है, इसमें क्या है चार्ज अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो, जो हम तब लेते थे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, याद आया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बाद में बात करते हैं। हमने क्या सीखा था, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बिहेव करा, हमारा ऊपर जा रहा, ये इसका रेडियस था, उसके बाद ये काम होना शुरू हो जाता। इन दोनों में ग्राफ ऐसा था हमारे लिए, अंदर तो था ही नहीं, यहाँ से शुरू हो गया था, अंदर ये क्या है 0 हमारे पास, पूरा अंदर 0 है। इस तरफ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, उसकी इंटेंसिटी, इस तरफ डिस्टेंस हम ले रहे हैं,
तो इन दोनों में ऐसा ग्राफ था हमारे लिए, इसमें ऐसा ग्राफ आता था। तो क्या देखते हैं हम, एज वन पेनिट्रेट्स इन ए यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हम अंदर जा रहे हैं, आर कम कर रहे हैं हमारा, इसके अंदर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे आर से नीचे जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड गोज ऑन डिक्रीजिंग, डिक्रीज करता है हमारे लिए। दूसरे केसेस में ऐसा नहीं होना था। चलो अगर वो आते तो अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब ये कैसा क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट, 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड, in 1 kilogram of solid there are 5 into 10⁻21 atoms, इतने एटम्स हैं हमारे पास। इफ वन इलेक्ट्रॉन इज, कहता है एक इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम एवरी एटम, हर एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन ले लो, द चार्ज गेन्ड बाय द सॉलिड इज इन 1 ग्राम इज, तो चार्ज कितना होगा बताओ फिर जल्दी से। सभी से हमने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, कितना ले लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो क्या होता है, बल्दे बच्चे जल्दी से आंसर दे देते हैं इसका, और आंसर ज़्यादातर गलत हो जाता है ना। क्यों होता है गलत आंसर, बिकॉज इसमें इसने 2-3 बातें इकट्ठी कर दी। तो कौन सी बातें की हैं अभी हम देखते हैं। पहली बात आप देखो, पहला तो यही जल्दी से कर देते, हाँ 5 पॉइंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 × 10⁻21 एटम्स होंगे। इतने इलेक्ट्रॉन्स हम हर से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया हमने। 1 इलेक्ट्रॉन इज मूव फ्रॉम एवरी एटम ऑफ सॉलिड, तो चार कितना होगा, तो बच्चे कहेंगे जल्दी से क्यू, चार क्या होता है Ne, जितना एन है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। पर ठहरो, देखो उन्होंने जहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, चार गेंड बाय सॉलिड इन 1 ग्राम, आपने 1 ग्राम की बात करनी है, किसकी बात करनी है आपने, 1 ग्राम में कितना है, तो ये किलो की बात हो रही है, तो दिस इज इन, ये क्या है पर केजी, आपने किस में करना है, ग्राम में, तो किसे डिवाइड करोगे, ग्राम में काम हो गए ना, 1000, मेरी बात है उल्टा काम हो रहा, किलोग्राम आप लो शुगर तो उसके पार्टिकल ज़्यादा मिलेगी शुगर आपको, और वही आप लोगों उतना ग्राम ले लो तो क्या होगा, 1000 टाइम कम हो जाएगी। तो सेम 1000 टाइम जो एटम्स हैं वो कम हो जाएंगे इन 1 ग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस। तो यहाँ पर आपने इसे 5 × कितना हो जाना था, 3 कम हो गए 18, तो इतने एटम्स रह गए जो हमारे यूज़ के थे n। इसे आप मल्टीप्लाई करो अब इससे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसे आप मल्टीप्लाई करो विद चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो कितना 1.6 - 19, ठीक है। तो n आपने ये ले लिया, तो बच्चे डायरेक्ट यहाँ पर करते हैं, ये क्यू n ही आता था, पर यहाँ पर 1 ग्राम के लिए दिया, तो 1000 से डिवाइड करके हमने देखना कितने एटम्स हमारे लिए हैं, हमने तो 1 ग्राम पर इतने एटम्स हैं, हर एक से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इतना चार्ज हमारे पास आ गया। ये कितना होगा, 1.658 आया था ना मेरे साथ, तो 8.0 आना था। ये कितना रह गया हमारे पास, देखो 10⁻⁻1, तो क्या आना था 8/10, 0.8, ये आंसर था। अब पंगा बढ़ गया, प्लस वाला भी हो सकता है माइनस वाला भी हो सकता है, तो कौन सा होगा इसमें से, इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, तो ध्यान से देखो क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन्स इज रिमूव्ड, इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं, तो जिससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं उस पर कौन सा चार्ज आता है, उसे पॉजिटिव चार्ज मिलता है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहाँ पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज पॉजिटिव चार्ज एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नेगेटिव चार्ज। तो हमने क्या देखा, द आंसर शुड बी दिस प्लस वाला है ना, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हियर। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एन इंसुलेटर कैन बी, इनमें से कौन सा हो सकता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी का, तो क्या पढ़ा हमने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, सोचो क्या होता है। तो आपको याद आया कि अभी हमने पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास, एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन/एप्सिलॉन0, यही क्या होता है ना, के और दिस पढ़ा था ना हमने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी एक बात है। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, सो एप्सिलॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एप्सिलॉन0, तो दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो के हमेशा 1 या 1 से ज़्यादा होगा,
वैल्यू ऑफ के फॉर ए मीडियम इज आइदर 1 और मोर देन 1। इसमें से कौन सी वैल्यू है? तो -1 भी नहीं हो सकती, 0 भी नहीं हो सकती, 0.5 भी नहीं हो सकती, 1 से ज़्यादा। दिस डी इज राइट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट 31st क्वेश्चन हमारा है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऑफ एन इंसुलेटर कैनॉट बी 3, 6, 8 और इन्फिनिटी। क्या नहीं हो सकती? तभी आपने डिस्कस किया ये से ज़्यादा होगी। अब ये रेशियो इन्फिनिटी कब होगी? जब एप्सिलॉन इन्फिनिटी होगा। तो ऐसा कोई मीडियम नहीं जिसकी परमिटिविटी इन्फिनिटी हो, तो ये इन्फिनिटी आंसर नहीं आना चाहिए। 1 से ज़्यादा 3 भी ठीक है, 6 भी ठीक है, 8 भी ठीक है। इंसुलेटर कैनॉट भी, ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन, इन्फिनिटी नहीं हो सकती। नेक्स्ट, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ट्रू व्हेन द चार्जेस इनक्लोज्ड इन द गाज सरफेस आर। ये गॉस लॉ कब ट्रू होगा? फिर चार्जेस स्टेशनरी हैं या मूविंग है ओनली, स्टेशनरी ओनली, मूविंग ओनली, या मूविंग और स्टेशनरी, एंड इज नन ऑफ दीज। ये थोड़ा क्वेश्चन टेंशन डालता है। हमें ऐसा लगता है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, तो चार्जेस जिसकी हम बात करेंगे वो रेस्ट पर चाहिए। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, पर जब क्लोज सरफेस है हमारा, उसके अंदर हमें क्या देखना है? मूविंग चार्ज है। तो मूविंग चार्ज जब आपने पढ़ा था, इट इज़ सोर्स ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मूविंग चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनता ही है, साथ में क्या बनता था? मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। बट इफ चार्ज इज एट रेस्ट इट विल बी ओनली क्रिएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब गॉस लॉ तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता है। वो कहता है मुझे पता है मेरे क्लोज सर्फेस में कितना चार्ज है इनक्लोज्ड, तो चाहे चार्ज मूविंग हो चाहे स्टेशनरी, मैं अपना काम कर दूंगा। सो सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, 2 equal and opposite charges, charged metal plates, have intensity plus sigma and minus sigma. These are separated by distance d. The field outside the plates is this one, this one, this one। करो याद, कैसे किया था हम रिलेशन? तब ऐसे पढ़ा था, 2 प्लेट्स हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव है, दोनों की डेंसिटी क्या सेम है? वो कहता है यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। तो क्या पढ़ा था हमने? जब ऐसा केस आया था तो हमने गॉस लॉ लगा के देखा था। तो क्या देखा था? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम था। एक के कारण कितना आता था? दिस मच, ऐसा आ रहा था हमारे लिए फॉर 1 शीट। यहाँ पर देखो आप, पॉजिटिव का लेफ्ट से राइट है, नेगेटिव कहता है मेरा भी है, तो बोथ आर एडिंग ईच अदर। यहाँ पर आउटसाइड पॉइंट पे क्या होता था? नेगेटिव कहता है मेरी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ होती है। पॉजिटिव के कारण ये अपोजिट हो जाती है, तो बोथ विल कैंसिल इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होना था? अगेन ये नेगेटिव का राइट साइड को, पॉजिटिव का लेफ्ट, यहाँ पर भी 0 होता था। आया याद? अब हम किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द प्लेट्स। तो आउटसाइड द प्लेट कहीं भी जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। तो आंसर डी इज राइट ऑप्शन। फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन एयर इज। अब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसका फ्लक्स कितना होगा वो आपने बताना है। हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, आपने उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। बताओ कितना होगा? तो आपको गॉस का लॉ याद करना पड़ेगा। गॉस लॉ क्या कहता था? टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ए सरफेस क्या होता था? क्लोज सरफेस, Q/φ0, चार्ज पे डिपेंड करता है। अब चार्ज कितना है? यूनिट है, तो ये तो 1 हो गया। ये कितना आ गया? φ0 आ गया। तो इसमें कौन सी ऑप्शन है? ये नहीं हो सकती, ये ठीक है ना। और φ0 -1 आना था, तो ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं दूसरे के अंदर से टिक कर दूँ, दिस बी इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, इन adjoining figure electric field lines for charges R Q1 and Q2 are shown। so electric field lines for charges, 2 चार्जेस हैं Q1 Q2, दोनों की लाइन शो की हैं। आइडेंटिफाई द साइन ऑफ द चार्जेस।
बताओ चार्ज बस कौन सा साइन है, ये क्या वन चार्ज है, ये क्या आउटेज है, डायरेक्शन हमें दी है लाइंस की, तो बताइए आप क्या दोनों पॉजिटिव हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अपर वाला पॉजिटिव क्या था, अपर चार्ज नेगेटिव है, लोअर चार्ज पॉजिटिव, ऐसी ठीक बात है? बोथ नेगेटिव है या अपर चार्ज पॉजिटिव है लोअर नेगेटिव? तो आप आराम से देखो डायग्राम को, आप देखो अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस आर कमिंग टुवर्ड दैट चार्ज, और अगर पॉजिटिव चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज है कोई, तो इलेक्ट्रिक लाइंस मूव अवे फ्रॉम द चार्ज। इस केस में क्या देखा आपने, यहाँ पर भी लाइंस अंदर को आ रही हैं, यहाँ पर भी आ रही हैं, तो ऑप्शन कौन सी ठीक है? बोथ चार्जेस आर नेगेटिव, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, द फ्लक्स एंटरिंग एंड लीविंग ए क्लोज सरफेस आर। अब एक तो फ्लक्स आ रहा है, एक जा रहा है, ये कैसी बात होगी? 5 इंटू 10⁵ एंड 4 इंटू 10⁵ एम कैश यूनिट्स, देन चार्ज इन साइड द सरफेस विल बी, तो चार्ज कितना होगा? ये क्वेश्चन आप देखो, ठीक है, करें ट्राई इसके बारे थोड़ा सा। हाँ जी, कूलम्स का गॉस लॉ क्या कहता हमें? गॉस लॉ ऐसे कहता था, मैंने बताया कि इनसे अंदर कोई भी कितने भी चार्जेस हमारे पास हैं, प्लस है माइनस है ना, मान लीजिए, तो क्या है, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर को जा रहा है, नेगेटिव कारण कोई अंदर लाइन आ रही है। हमने नेट फ्लक्स ढूंढना है, तो नेट फ्लक्स यहाँ पर ढूंढे, अब कितना आ रहा है? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? अभी देखो कौन सा है, 5 वाला है, तो 5 10⁵ माइनस, दोनों की डायरेक्शन अलग से है तो बड़े से नीचे वाला काम कर दे, तो क्या है 1 10⁵, ये कोई यूनिट्स हमारे पास आ गया, इतने यूनिट्स हैं। किस तरफ है? फ्लक्स एंटरिंग पहले है, लीविंग बाद आ रहा, तो ये एंटर वाला, ये लीविंग वाला, तो क्या कर रहा है ये? दिस इज एंटरिंग। इसका मीनिंग क्या होगा? तो जो क्यू है, क्यू इज नेगेटिव, तो पहली बात हो क्यू नेगेटिव होना चाहिए, बिकॉज नेट फ्लक्स इज एंटरिंग इनसाइड, एंटरिंग वाला ज़्यादा है, तो इसमें ऑप्शन ए की हमारे पास बचती है नेगेटिव वाली, वो ए ऑप्शन है। 36 में आप देखो ए की ऑप्शन नेगेटिव वाली है, तो डायरेक्ट यहाँ से आंसर आ सकता है हमारा, ये नेगेटिव है। बाकी कोई बात नहीं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, कौन सी बात हमारे लिए डिफ़िकल्ट है? क्या पढ़ा आपने? 5 इजिकल टू चार्ज अपॉन दिस मच, तो चार क्या होना चाहिए? 5 इंटू दिस मच, तो 5 कितना 10⁵, साइड को ऐड की तो 8.85 10⁻12 होती है, आया याद? अभी डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चन में, 8.85 10⁻12, तो क्या दिखा, 5 कैंसिल हो जाना था, तो 7 8.85 टेरो, ये चार्ज आ रहा है, एंड बिकॉज इट इज एंटरिंग सो इट हैज नेगेटिव चार्ज, तो दैट इज वाई इट इज नेगेटिव, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज एंटरिंग इनसाइड। तो ऐसा हमारे पास आप देख लो, सॉल्व करके आ गया, तो जैसे भी आपने कर लिया, पूरा सॉल्व करना तो भी ठीक है, अगर रास्ते में मिल गया तो भी ठीक है, तो ऑप्शन 36 इज राइट ऑप्शन। हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल कम आउट थ्रू ए सरफेस। अब सरफेस हमें दिया है, एरिया की फॉर्म में दे दिया, एरिया वेक्टर में दे दिया, कैप्ट इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें दे दिया। आप बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? तो क्या पढ़ा आपने? रिलेशन याद? आपने ऐसे रिलेशन हमने डिस्कस किया था, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, आया याद? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी ये मैग्नेटिक फ्लक्स हमने करा दिए, बिल्कुल ऐसा हमारे लिए होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, ई डॉट ए, सो ई, दोनों के अपने डॉट प्रोडक्ट करनी है, यहाँ पर वेक्टर डालो आप, दोनों डॉट प्रोडक्ट हमने कर ली। डॉट प्रोडक्ट याद कैसे करते हैं? फर्स्ट सेम में हमने पढ़ा है, यहाँ पर देखते हैं 2 आई कैप 4 जे कैप 3 के कैप डॉट, एरिया वेक्टर कौन सा है? ये एस वाला में दिया है,
तो यहाँ पर उन्होंने एस दिया है, तो एस की फॉर्म में हम लिख लेते हैं ऐसे। ये कितना 10J, तो पढ़ा था ना आपने क्या करना था, आई वालों को आई से मल्टीप्लाई, इस तरफ आई है कोई आई नहीं है, जे वाले जे से, के वाले के से, तो इसमें आई वाला भी 0 है, के वाला भी 0 है, तो इनकी तो मल्टीप्लाई होनी नहीं थी, तो जे वाले रह गए। तो 10 इंटू 4 कितना आना था 40, और जे इंटू जे कितना आंसर आना था 1, आया याद, ये मैंने एक्स्ट्रा कर दिया आपके लिए। जे इंटू जे 1 होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वैक्टर्स यूनिट वैक्टर्स इज दिस मच, तो आपका आंसर 40 आना था, 40 यूनिट्स, तो आंसर बी इज राइट ऑप्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको जो क्वेश्चन होंगे थोड़ी सी कैलकुलेशन वाले हो सकते हैं। नेक्स्ट देखो आप, ए मेटेलिक पार्टिकल हैविंग नो नेट चार्ज इज प्लेस्ड नियर ए फाइनाइट मेटल प्लेट कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज, द पार्टिकल विल बी attracted toward the plate, repelled by the plate, experience no force और experience force parallel to plate। आपको बताओ कौन सा ठीक है इनमें से। मेटालिक पार्टिकल है, नेट चार्ज इस पर है कोई, नो नेट चार्ज, फाइनाइट मेटल प्लेट के पास दिया है जिसका पॉजिटिव चार्ज है, तो अब बात कैसी होगी हमारे पास देखिए अभी। अब वो कहता है हमारे पास ऐसी बात आ गई है, हमें ये प्लेट दी है, कोई बड़ी सी प्लेट है, मैं साइड भी उसका बनाता है ऐसे, इस पर हमने चार्ज दे दिया, यहाँ पर ये पार्टिकल में ऐसे शो कर रहा है, ऐसे ऐसे आ गया हमारे पास, तो क्या इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो आपने पढ़ा सर, हमने तो पढ़ा है पी क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, अगर एक Q ही 0 हमारा तो आंसर 0 होना चाहिए, बात आपकी ठीक है, पर आपने पढ़ा नहीं बात, पूरी बात देखो आपने वो पढ़ा कंसेप्ट ऑफ इंडक्शन, इलेक्ट्रिक इंडक्शन क्या होता था, मैं जब हमने बात की थी कैपेसिटर की बात की थी, जब याद आया 2 शीट थी हमारे पास, दिस इज अनचार्ज शीट, तो जब इस पर पॉजिटिव चार्ज हम लेकर आए थे, इस पर भी होता था पॉजिटिव चार्ज, इस तरफ होता था, सॉरी इस तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप होता था, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू इंडक्शन, तो यही हो रहा है यहाँ पर, जब जो पार्टिकल हमने रखा उसकी इस साइड पर कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है, नेगेटिव, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे बाकी इस तरफ जाने की कोशिश करते हैं, इसको छोड़ नहीं रहे, तो यहाँ पर छोड़ के उस साइड पर कौन सा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो अब देखो ये डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इज लेसर, और ये डिस्टेंस हमारे पास क्या ज़्यादा, तो अट्रैक्शन वाला डिस्टेंस कम है, रिपल्शन वाला डिस्टेंस ज़्यादा है, चार्ज सेम है, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, बट जो ये डिस्टेंस है ये कम है, तो हमने क्या पढ़ा था, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी फोर्स ज़्यादा, तो अट्रैक्शन वाली फोर्स ज़्यादा है, रिपल्शन वाली फोर्स कम है, तो क्या होगा, देयर वुड बी अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू, सो इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स प्लेट। तो ये क्वेश्चन आपने ध्यान रखना, मेटल प्लेट मेटालिक पार्टिकल है, तो ड्यू टू इंडक्शन एक साइड पर पॉजिटिव एक साइड पर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव वाले पास में होंगे, उनका डिस्टेंस कम होगा, तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट विल डोमिनेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 39 हमारे पास, ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल एंटर इनटू ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेशियो ऑफ फोर्स on the proton to that of alpha particle is, तो क्या चाहते हो, फोर्स आप फाइंड करो, पहले प्रोटॉन की रख लो उसके बाद अल्फा पार्टिकल की, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, जो हीलियम न्यूक्लियस होता है उसको हम कहते हैं, तो उसमें कितने होते हैं हमारे पास, 2 प्रोटॉन्स, तो इट मीन चार्ज यहाँ डबल हो रहा है हमारे पास, तो चार्ज इज गेटिंग डबल्ड हेयर, तो देखिए दोनों तरफ, एक तरफ प्रोटॉन है, एक तरफ हमारे पास है अल्फा पार्टिकल, अगर इस पे चार्ज है E, इस पे चार्ज कितना है 2E, ये P कह दूँ इसको, ये अब मैं अल्फा कह दूँ, हमने क्या फाइंड करना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों रख दिए, रेशो फोर्स लाइन, इस पर कितनी फोर्स लगेगी
एफ ऑन प्रोटॉन विल बी क्यू पी ई, इतनी लग रही थी, तो ये इसे मान लें ई फोर्स लग रही इस तरफ। इस तरफ कितनी आ गई थी, एफ एल्फ़ा कितनी लगी थी, क्यू एल्फ़ा कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 2 ई डबल होगी मेरे पास। तो क्या देखें अभी हम रेशो किसकी फाइंड करनी है हमने, प्रोटॉन टू द रिस, तो रिस रेशो अगर फाइंड करो एफ पी एफ एल्फ़ा, तो ई यहाँ पर 2 ई, तो क्या दिखा 1:2, तो 1:2 आती है, दिस डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो उस पर फोर्स डबल लगेगी इस पर अल्फ़ा पार्टिकल, क्यों, बिकॉज उस पर चार्ज क्या है, डबल चार्ज है। ठीक है, ये नोट कर लिया आपने। अब ये लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन तो बड़े बन जाते थे, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, ज़्यादा क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन वाले होते हैं। तो आपका डिप्लोमा का कोर्स है, तो ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन वाले आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो अगर टाइम मिला तो अलग से हम उनके लिए, वैसे तो मैंने वो पूरा न्यूमेरिकल्स का एक लेक्चर लिया है बड़ा, फिर भी कहेंगे तो हम एक्स्ट्रा लेक्चर और डेवलप कर लेंगे अपने लिए, तो वो वहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो वहाँ से ऑप्शंस बन जाती हैं। तो चलिए हम लास्ट करते हैं क्वेश्चन डिस्कस। इन ए मीडियम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, डिस्टेंस डी अपार्ट इज एफ। कहता है 2 चार्जेस हैं किसी मीडियम में रखे, उन पर फोर्स कितनी लग रही है, एफ लग रही है। व्हाट डिस्टेंस अपार्ट शुड दीज पॉइंट चार्जेस बी केप्ट इन द सेम मीडियम सो दैट फोर्स बिटवीन दैम बिकम 16 एफ। तो जो पहले फोर्स एफ थी वो बढ़ के कितनी हो जाए, 16 एफ बन जाए। तो अब कैसे करोगे, ऐसी सिचुएशन में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है ना। तो कैलकुलेशन किए बिना डायरेक्टली हम पहुंच सकते हैं आंसर पर, तो क्यों हमें रिस्क लेना। तो रिस्क को कवर करने के लिए हम सॉल्व करके देख लेते हैं क्या बात कह रहा है ना। तो देखें पहले बात पे, ये 2 चार्जेस थे, मान लो Q1 है और ये Q2 है, डिस्टेंस में कितना हमने रख दिया D। अब D को कैसे करें हम, कम करके लाएं। तो कहता देख लो सिचुएशन 2 बना के देख लो आप, ऐसे फोर्स एक तो लग रही भैया यहाँ पर, ऐसे फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन D का स्क्वायर। अब यहाँ पर फोर्स कितनी हमने कर देनी है, 16F है, ये तो वही रहेगा। ये कितना करना हमने, ये चार्जेस भी वही हैं। D हमने चेंज करा, मान लो D का हमने ना रख दे कुछ, D1 रख दे यहाँ पर, D1 स्क्वायर। बस इतना हमने काम करना है, ये रिलेशन हमें कहीं से पता चल जाए क्या रिलेशन है दोनों में, तो फिर हमारा काम आसान हो जाता। तो हमने कहा दोनों को रेशो फाइंड कर लेते हैं, हम करके देखें रेशो फाइंड। सो दोनों को डिवाइड करके देखते हैं हम यहाँ पर। तो क्या देखा हमने, F/16, F ऐसे रखते हैं, पहले इसको रखा हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर, ऐसा आ गया। अब इसको देखते हैं हम रख के ऐसे, ये डिवाइड किया था तो ये रिवर्स हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 सॉरी D1 स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, ऐसा रिलेशन आ गया हमारे पास। तो क्या होना था, देखो आप, अभी मैंने पहले दूसरा भी यूज़ कर लिया। क्या रिलेशन करते हैं अभी, Q1 Q2 गया, Q1 Q2 गया, 4 पाई एप्सिलॉन ये भी गया आपस में, तो क्या लगा हमें, F से F गया, तो 1/16 यहाँ से मिला, यहाँ से हमें क्या मिला, D1 स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। अब क्या देखेंगे हम, सो एम्प्लॉइज D1 स्क्वायर क्या आना था, D इधर चला गया, D स्क्वायर अपॉन 16। अब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं हम, तो क्या आना था, D अपॉन 16 का स्क्वायर रूट 4। क्या देखा हमने, अगर डिस्टेंस 4 टाइम्स कम कर दिया जाए तो फोर्स कितनी हो जाती है हमारी, 16 टाइम्स बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हमने लैबोरेटरी तरीके से कर लिया। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप डायरेक्टली इस रीजन पर पहुंच सकते हो। जैसे मैं कहूँ, मुझे पता है कि फोर्स क्या होती है, 1/D स्क्वायर होती है। इट मीन्स अगर
डी बांजे 2D, तो फोर्स कितनी बनेगी, इसका स्केयर F/4 बन जाती है ना। अगर डी बांजे 3D, तो फोर्स कितनी बननी थी, फोर्स विल कन्वर्ट टू, ये तो पहली बात हो गया, ऐसे फोर्स कन्वर्ट कर जाती। तो डी अगर ऐसे बन जाए 3D, तो आप उसका स्केयर करना F/9 टाइम्स रह जाएगी। अब उल्टा करके देख, तो डी हो गए हाफ, डी बांजे D/T, तो ये उल्टा आना था। अब F कितनी हो जाएगी, 2 का स्केयर 4F ऊपर चला गया। अगर D/3 हो जाए तो फोर्स कितनी होती, इसका 9 का स्केयर, 3 का स्केयर 9F, तो ऐसे एडिशन हमारा चल रहा है। अब हमें D कितनी हो जाए, D/4, 4 टाइम्स कम होगी, तो ये F का क्या आना था, 4 का स्केयर 16F आना। तो ऐसे आप डायरेक्टली सोच कर भी कर सकते हो, पर ये वही बच्चे करेंगे जिन्होंने पहले प्रैक्टिस से की है। तो ये कुछ हमने न्यूमेरिक्स को, जो हमने MCQ इसके डिस्कस किए हैं, आप इसे अच्छे से पढ़ो। इससे बात ख़त्म नहीं हुई, इससे बात आपकी रिवीजन हो गई है। आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ना, पढ़ के कहीं और से भी क्वेश्चन मिले तो उसे देखना आपने। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मेरे लेक्चर्स चैनल देखते रहिए, और से और बच्चों से, अपने फ्रेंड्स के कहीं सब्सक्राइब कराएँ, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे लेक्चर डालता रहूँ। थैंक यू क्लास सो मच।